एक किसान के बेटे, स्वतंत्र नायक, एक सख्त बात करने वाले प्रशासक, एक चतुर रणनीतिकार जिन्होंने आजादी के बाद 550 से अधिक रियासतों के शासकों को भारत में विलय करने के लिए राजी किया और उनका हाथ थाम लिया। एक कट्टर राष्ट्रवादी जिन्हें हम लोग पुरुष के रूप में जानते हैं, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। नमस्कार, हुजंग टाइम से मैं हूं आपकी गाइड कुसुम। हिस्ट्री मिस्ट्री की इस श्रृंखला की कड़ी में आज हम उन बातों से रूबरू होंगे जिनकी वजह से सरदार पटेल को छोड़कर महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। मैकियावेली लिखते हैं, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। स्वतंत्र भारत का आधिकारिक इतिहास कांग्रेस पार्टी के उस गुट द्वारा लिखा गया और देखा गया था जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सभी शक्तिशाली और सार्वभौमिक रूप से सम्मानित महात्मा गांधी के मौन लेकिन पक्षपातपूर्ण समर्थन के साथ नेतृत्व के संघर्ष में विजय हुआ था। इतिहास बताता है कि कांग्रेस की पूरी रैंक और फाइल सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। फिर वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि सारी सत्ता जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में चली गई तथा कांग्रेसियों के बीच अपार समर्थन के बावजूद, इतने गौरव के बावजूद इतना गौरव वाला क्षण जो है उनको नहीं मिला। चलिए उत्तर जानने के लिए हम आपको 1946 में वापस ले चलते हैं। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था तथा ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उसके लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था जिसका नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किया जाना था, क्योंकि 1946 चुनावों में कांग्रेस को ही सबसे अधिक सीटें मिली थी। सभी का ध्यान अब अध्यक्ष पद पर था, क्योंकि कहीं आगे जाकर स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। उस समय मौजूदा स्थिति में पिछले 6 वर्षों से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे थे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध तथा अधिकांश नेता सलाखों के पीछे थे। उनकी भी पीएम बनने की बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें बिना किसी अनिश्चित शब्दों के यह कह दिया कि एक मौजूदा कांग्रेस के लिए किसी दूसरे कार्यकाल को मंजूरी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नेहरू उनकी पसंदीदा पसंद हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष तथा भारत के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 1946 थी तथा नामांकन 15 राज्य व क्षेत्रीय कांग्रेस समितियों द्वारा किया जाना था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कांग्रेस की 15 से 12 समितियों ने पटेल को मनोनीत किया था। बाकी 3 कांग्रेस कमेटियों ने किसी निकाय का नाम नहीं लिया था तथा कांग्रेस समिति ने किसी ने भी नेहरू का नाम नामित नहीं किया था, ये जानते हुए भी कि गांधी के पसंदीदा थे वे। जाहिर सा था कि अब भारी बहुमत अब सरदार पटेल के पक्ष में ही था। यह महात्मा गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने आचार्य JB कृपलानी को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को नेहरू के पक्ष में प्रस्ताव पास करने को कहा तथा सरदार पटेल से अपना नाम वापस लेने को कहा। पटेल गांधी जी के बहुत प्रति सम्मान करते थे, अतः उन्होंने बिना कुछ पूछे उम्मीदवार पद से अपना नाम वापस ले लिया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटेल के नामांकन के वापस लेने के बारे में सुना तो वे निराश होकर बोले, गांधी ने एक बार फिर से अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को ग्लैमरस नेहरू के पक्ष में बलिदान कर दिया है। यह एक कटु सत्य है कि गांधी जी के मन में शुरू से ही नेहरू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 1946 से पहले 1929 तथा 1937 में भी उन्होंने नेहरू को प्राथमिकता दी थी। गांधी हमेशा नेहरू के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित थे। चूंकि पटेल थोड़े रूढ़िवादी थे तो गांधी को लगता था कि भारत को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके दृष्टिकोणों में आधुनिक हो। शायद गांधी जानते थे कि नेहरू और पटेल दोनों देश को नेतृत्व प्रदान करें, इसलिए उन्होंने नेहरू के पक्ष में अपनी वीटो शक्ति का भी इस्तेमाल किया था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था नेहरू का ये धमकी देना कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो कांग्रेस को विभाजित कर देंगे। गांधी जी को डर था कि यदि कांग्रेस विभाजित हो गई तो पूरी स्वतंत्र योजना गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों को देरी करने का बहाना मिल जाएगा। विश्लेषकों का अनुमान था कि सरदार पहले से ही बलिदान मांगना गांधी के लिए आसान था, बनिस्बत नेहरू के साथ तर्क करना जो वास्तव में एक सत्ता पागल हो गए थे। इतिहासकारों में इस बात को भी लेकर काफी सवाल किए हैं कि आखिर क्यों पटेल ने इतना बड़ा आत्मसमर्पण किया। आखिर वो किसके प्रति अधिक वफादार थे, किसी व्यक्ति, किसी संगठन या अपनी मातृभूमि के लिए। जब उन्हें विश्वास हो गया था कि नेहरू इतने आवश्यक मार्गदर्शक देने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं है, तो फिर क्यों उन्होंने एक नवजात देश को उनके हाथ दे दिया। इतिहास ने यह साबित कर दिया था कि नेहरू के स्थान पे पटेल प्रधानमंत्री होते तो शायद देश 1962 के युद्ध में अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले पटेल ने नेहरू को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने चीन के नापाक मंसूबों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन नेहरू ने उस पत्र पे कोई ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक कि कश्मीर भी भारत के लिए एक मांस का कांटा नहीं बनता यदि पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब यह सब सत्ता की कुर्सी की छोड़ चल रही थी तब पटेल 71 वर्ष के थे तथा नेहरू 56 वर्ष के थे।
शायद 2 कारणों की वजह से पटेल ने प्रधानमंत्री पद से न लेकर दूसरा स्थान लेना स्वीकार किया होगा। पहला, पटेल को पद से कोई महत्व नहीं था, वे मातृभूमि की सेवा करना मात्र उनका कर्तव्य था। दूसरी बात, वे कांग्रेस को विभाजित नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे गांधी जी के इस कथन को नकारा नहीं कहा जा सकता है, जहां उन्हें विश्वास था कि नेहरू और पटेल दोनों सरकारी गाड़ी के अंदर बैलों की तरह हैं, जहां एक और दूसरे की आवश्यकता होगी और दोनों एक साथ इस नवजात देश की डोर को खींचेंगे। धन्यवाद।